हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हम लोग आज ईवीएस के 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर का 4 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इससे पहले आप लोग अगर ईवीएस और सीडीपी के टेस्ट प्रैक्टिस नहीं लगाए तो आप लोग उसे भी आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से ईवीएस आपका चालू हो रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो मगरमच्छ जो है मुख्य रूप से शिकारियों के द्वारा मारे जाते हैं। आखिर क्यों मारे जाते हैं? तो सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए। तो मगरमच्छ को जो है शिकारियों के द्वारा मारा जाता है। इसका मेन कारण है कि इसके त्वचा के लिए इन्हें क्या किया जाता है? मारा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, बोरा। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है। तो बोरा जो है चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाता है? असम में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, असम में पाया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। तो आपको बताना है कि सर्दियों के दिनों में अक्सर दादी जो है निम्नलिखित घोल से त्वचा के रूखेपन को बचाने के लिए करती है। तो इनमें से कौन से घोल का उपयोग करती है दादी? तो आपको बताना है, जैसे गुलाब जल और आसुत जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। तो आपका सेकेंड वाला जो आंसर है आपका ऑप्शन गुलाब जल और ग्लिसरीन और नींबू का रस, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कि दादी जो है सर्दी के दिनों में जो त्वचा के रूखेपन को बचाने के लिए किसका उपयोग करती है? गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? तो बताना है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो आपको बता सकते हैं कि इसका कौन सा या मतलब कि सही होगा। तो इसका जो है यहाँ पे सूर्य पक्षी दिया है, या आप लोग सन बर्ड भी मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य पक्षी। इसे इंग्लिश में कहता है सनबर्ड। तो यहाँ पे लिखा गया सनबर्ड, तो यहाँ पे सूर्य पक्षी या सनबर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रेन टिकट पर पीएनआर, जो कि पीएनआर लिखा रहता है, तो इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका मतलब कि फुल फॉर्म जो आपका राइट ऑप्शन होगा तो यात्री का नाम रिकॉर्ड। तो ये हो जाएगा आपका पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसे आप लोग टिक कर सकते हैं, यात्री का नाम रिकॉर्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मलयालम माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। तो मलयालम में जो है माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा आपका बली अम्मा। तो बली अम्मा, देखिए बली बड़ी, ऐसे याद रखेंगे, बली बड़ी। तो इस तरह से बली अम्मा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होने की पूर्ण मतलब कि पूरी संभावना है। तो यही सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो ईवीएस में, तो आप लोग इसे बढ़िया से याद करेंगे और देखेंगे, 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को सारे क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? तो इन सारे स्थानों में से आपको बताना है कि यदि आप जानते होंगे कि कौन सा जगह केरल का है तो ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो आपका जो कोझिकोड जो है ये कहाँ पे है? केरल में है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। तो गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। इस गांव के लोग पौधे, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है किस राज्य में? तो किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। खेजड़ी कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आगे है आपका, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है।
तो आपको बताना है कि जब हाथी जो चलते हैं तो उनमें से एक मुखिया हाथी होता है। तो मुखिया हाथी कौन होता है, नर हाथी होता है या मतलब कि मादा हाथी होता है। तो सबसे जो उम्रदराज होगा तो वह तो उसका हेड होगा ही, लेकिन आपको पता करना है कि जो कि मादा होता है या नर होता है। तो सबसे उम्रदराज जो मादा हाथी होती है वह जो मतलब कि उसका क्या होता है, मुखिया होता है। इसे आप लोग याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। तो मिट्टी के जो बर्तन है उसे मजबूत कैसे बनाया जाता है, तो पकाकर, गलाकर, भूनकर, जलाकर। तो आपका यहाँ पे बेक करके दिया गया है, तो इसी में ऑप्शन में यहाँ पे यदि आप इसका हिंदी कीजिएगा तो हो जाएगा क्या, पकाकर। तो पका करके क्या किया जाता है, उसे मजबूत किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बाय बेकिंग या इसे मतलब कि बेक करके या इसे पका करके क्या किया जाता है, इसे मजबूत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पकाकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो पौधों का वह भाग जो दांत मतलब कि दांत में किसी प्रकार का दर्द होता है तो उनके उपचार के लिए पौधों के किस भाग का उपयोग किया जाता है, तो लौंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 लौंग इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम आपको पहचानना है कि गेहूं से हमें गेहूं के जो आटे होते हैं उससे जो है चपाती बनाना है तो पहले क्या करेंगे, उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, इस तरह से आपको क्या करना है, बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हम लोग देखते हैं, आटे को गूँथ कर। तो सबसे पहले जो आटे होते हैं इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हाथ से आटे को क्या करेंगे, गूँथेंगे पौनी देखिए। उसके बाद आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर उसके फिर छोटे छोटे लोइयाँ बनाएंगे। फिर उस लोइयों को क्या करेंगे, उसे बेल कर और आग में पकाएंगे। ये बिल्कुल सही प्रोसेस है। तो गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम है, पहले गेहूं के आटे को क्या करेंगे, गूँथना पड़ेगा। उसके बाद गूँथने के बाद आटे को फिर छोटे छोटे लोइयाँ बनाएंगे। लोइयाँ बनाने के बाद फिर उसको बेलेंगे। बेलने के बाद तब उसको क्या करेंगे, पकाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डैश प्रदर्शित करती है। जो नृत्य में है मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं क्या प्रदर्शित करती है, किसके द्वारा प्रदर्शित करती है, तो ये भावनाएं प्रदर्शित करती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका भावनाएं। वैसे नृत्य में तो हमेशा मतलब कि व्यक्ति का जो है मतलब कि उसका जो शरीर का जो हाथ होता है, पैर होता है, उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का इशारा करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती है, तो भावनाएं इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं, जो बच्चे न तो बोल सकते हैं न ही सुन सकते हैं, वे सीखते हैं तो वे किस प्रकार सीखेंगे। अब देखिए, जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते तो वह बच्चे सीख सकते हैं, वह किस माध्यम से सीखेगा, तो वह बच्चे जो एक सांकेतिक जो भाषा का माध्यम होता है उसे जो है इशारा दे के हमें क्या करना होगा, समझाना होगा। ये कलम है, ये किताब है, तो ये किताब लाओ, तो मतलब कि हाथ का इशारा दे के उसे क्या करेंगे, हम लोग समझाएंगे। सांकेतिक भाषा के माध्यम से उस बच्चे को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है आपके पास, इनमें से बताना हो कि कौन भिन्न है। तो यहाँ पे दिया है नदी है, पर्वत है, झील है, झरना है। तो देखिए यहाँ पे झरना, झील, नदी, तो यहाँ पे आप लोग जब देख सकते हैं कॉन्सेप्ट, नदी, झील और झरना, तो ये एक जैसा है, इसमें मतलब कि पानी का स्रोत है। बट जो आप पर्वत जो देख रहे हैं ये एक भू आकृति है, ये जल का स्रोत नहीं है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। तो इनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। तो ऑप्शन ए में है, स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये सही बात है। रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही बात है। जो बच्चे रटते हैं उसको मतलब उस चीज़ से क्या दूर करना चाहिए, तो रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, सही बात है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान
ये भी बात सही है। उसके बाद है कि स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमा, ये गलत हो जाएगा। स्कूल और घर के बीच जो है कोई स्पष्ट सीमा नहीं होनी चाहिए। तो आपका ए और बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल 3 नंबर सही आंसर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं। तो निम्नलिखित में से बताना है कि पर्यावरण अध्ययन का कौन सा उद्देश्य हो सकता है। जैसे ऑप्शन ए में है, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सही बात है। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना चाहिए, ये भी सही बात है। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय को प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, ये भी सही बात है। मतलब क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, ये भी सही बात है। उसके बाद है कि निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना, एकमात्र आधार, ये यहाँ पे गलत हो जा रहा है। तो आपका ए, बी, उसके बाद सी जो है बिल्कुल एक ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताना है कि प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए में है, कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं के मुद्दों को एकीकृत करता है, ये सही बात है। कक्षा जो है 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन दिया गया है प्राइमरी मतलब कि स्कूलों में, जिसमें क्या मतलब कि है एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं को जो है एक जगह मतलब एकत्रित करके जोड़ता है। तो इस तरह से जो है 3 से 5 तक का पर्यावरण अध्ययन का विषय रखा गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना मतलब कि किसको कम किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है विवरण, इस बात को जो है मतलब कि कम करना चाहिए। जैसे ऑप्शन ए है स्वतंत्र वाद विवाद, जितना वाद विवाद मतलब कि बातचीत होगा उतना बच्चे को फायदे होगा। चित्र पठन मतलब कि चित्र को देखकर पढ़ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कथा कहना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से विवरण आपका जो है बिल्कुल मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कम किया जाना चाहिए, तो किसको कम किया जाना चाहिए, तो विवरण को, मतलब कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर है क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है। ऑप्शन ए में है परिभाषा एवं जानकारी है, रटकर सीखना, अवधारणाओं का विवरण है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर। मतलब कि ये ऑप्शन जो आप लोग 4 वाला जो पढ़ रहे हैं, क्या मतलब कि चुनौती है, तो विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर है, ये जो है बहुत बड़ी चुनौती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है। तो पर्यावरण अध्ययन में जो है मतलब कि एक जो चैप्टर होते फिर उस चैप्टर में जो है मतलब कि उपभागों में बांटा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के जो ईवीएस में है तो किस थीम में उप थीम भी शामिल है। तो यहाँ पे परिवार और दोस्त, तो परिवार और जो दोस्त है ये एक थीम है, मतलब कि इसमें भी फिर उप थीम बांटा गया, जल और कार्य और खेल तो भोजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस थीम में उप थीम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवार और दोस्त। तो परिवार और दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, ईवीएस में प्रमाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। क्वेश्चन है, ईवीएस में प्रमाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। तो
तो इसमें जो ऑप्शन ए है आपका वर्णन के द्वारा भी दिया जा सकता है, वास्तविक संवाद के द्वारा दिया जा सकता है, प्रयोग के प्रक्रिया द्वारा दिया जा सकता है। तो आपका ए, बी और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर, ए, बी और सी। उसके बाद आगे क्वेश्चन है आपका, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि, तो आपको बताना है कि यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, विद्यार्थियों के सरल दृश्य दिखाकर, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। तो आप यहाँ पे जो है यात्रा मतलब भ्रमण, तो इसमें क्या होता है कि मुद्दों के आसपास जो है बहस आयोजित की जाती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो वैसे भी ईवीएस में जो है भ्रमण को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि महत्व दिया जाता है, उससे बच्चे जो है ज़्यादा मतलब प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली रूप से सीखते हैं। उसके बाद है क्या, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। इसमें क्वेश्चन है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा संसाधन हो सकता है। क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकिपीडिया, उसके बाद विश्वकोश मतलब कि जो डिक्शनरी होता है। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्र भ्रमण, आप लोगों को पहले भी बोले कि भ्रमण जो है ईवीएस में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल रखती है। तो आपका यहाँ पे जो है क्षेत्र भ्रमण ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है आपका जल थीम। क्वेश्चन है, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है भूमि निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, प्रदर्शन एवं गृह कार्य द्वारा। तो आपका ऊपर से जो 3 ऑप्शन है, ए में है कि भूमि निर्माण द्वारा, बी में है विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद द्वारा और सी में है क्षेत्र भ्रमण के द्वारा। तो ए, बी, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएँ एवं वास्तविक घटनाएँ क्योंकि। क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएँ एवं वास्तविक घटनाएं क्योंकि वे सूचना और सीखने का समृद्ध स्रोत है। सही बात है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय से प्रेरित करते हैं। ये भी सही बात है। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। ये भी सही बात है। उसके बाद वे शिक्षकों के लिए ईवीएस की शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है ए, बी और सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो ऊपर से जो है तीनों आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है, ए, बी और सी, यानी कि चौथा वाला सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, ईवीएस सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ईवीएस सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के लिए जो है ध्यान क्या होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि राजा एक ईवीएस शिक्षक है, एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक, मतलब कि लिखित भी, मौखिक भी और दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धियों मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। तो शिक्षक उपयोग कर रहा किस चीज़ को, तो इसे जो है रूब्रिक्स कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रूब्रिक्स। तो इसमें जो है क्या करते हैं, शिक्षक जो है लिखित से लेकर लिखित, मौखिक और दृश्य तक सभी घटकों को जो है मतलब कि बच्चों को सिखाने में इस चीज़ का यूज करते हैं। तो क्या कहलाता है, रूब्रिक्स कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ईवीएस में आत्म आकलन है
तो ईवीएस में आत्म आकलन क्या होता है तो आपको बताना है। ऑप्शन ए में है सीखने के लिए, ऑप्शन बी है सीखने के बारे में सीखना, उसके बाद है उपलब्धियां और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना। तो इस तरह से ए, बी और सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में सीखना है, उपलब्धियां और सीखने के परिणामों के निर्णय के बारे में सीखना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है ईवीएस का सीखना आधारित है। ईवीएस का जो सीखना है, हम लोग ईवीएस जो सीखते हैं वह किस पर आधारित है? यह जो है सरल से जटिल सिद्धांत पर, जटिल से सरल सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त सिद्धांत पर। तो यह जो है एक सरल से जटिल, मतलब कि ईवीएस में हम लोग क्या सकते हैं कि सरल सरल मतलब छोटे छोटे बातों से जो है बड़े बड़े बात तक हम लोग सीखते हैं, यानी कि सरल से लेकर जटिल सिद्धांतों पर आधारित है ईवीएस का सीखना। तो इस तरह से हम लोग जो है आज ईवीएस के 30 क्वेश्चन कवर किए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्सों तक जरूर शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।